हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 28 मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो सॉरी फॉर मतलब इतना टाइम जो वीडियो अपलोड होने में लग जाता है, तो वो तो इसकी क्वालिटी की वजह से ही लगता है। मतलब 2 GB का डेटा होता है और वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है जल्दी। कभी 2 घंटे बताता है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही अपलोड करती हूँ, तो इस वजह से भी टाइम लग जाता है ना। सो अभी और 720 का मैं नहीं कर पाऊँगी। आप मतलब जो मेन आप जो फोकस करें वो कंटेंट क्वालिटी पे करें, वीडियो क्वालिटी पे नहीं, क्योंकि आपको ऑडियो मतलब मेनली सुनना है। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर पीडीएफ तो आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो कंसेप्ट, मतलब जो स्टैटिक क्या है, कोई भी न्यूज़ अभी करंट में चल रही है तो उसका स्टैटिक पार्ट क्या है और करंट अफेयर्स में वो क्यों है। ठीक है, तो ये हम सब डिस्कस करते हैं। और सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है, सम फाइजर डोजेस कुड कम इन जुलाई बट नो कॉल ऑन इंडेमिनिटी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, इंडेमिनिटी मतलब क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है ऑफ वन पार्टी टू कॉम्पनसेट टू द लॉस इनकर टू द अनदर पार्टी। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट, मतलब जैसे यहाँ पे अब जैसे बोला गया है कि जो फाइज़र की डोजेज है, ठीक है, फाइज़र को कोरोना वायरस के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी एफिकेसी के साथ यूएसए में यूज़ हो रही है, और जो माइनर्स हैं मतलब उनको भी डोजेस लग रही हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जुलाई तक ये इंडिया में भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन इस पे अभी कुछ भी बातचीत नहीं की है इंडेमिनिटी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने कुछ नहीं बोला है इस पे। देर आर The Indian drug regulator has not granted indemnity against the cost of compensation for severe side effects। कि अगर हमारी कंट्री में ही आती है और इसके कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो किसको मतलब फाइज़र को कंपनसेट करना पड़ेगा, या हम वो लाइबल नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये क्लॉज इसमें ऐड या फिर एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये है। और जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, मतलब एक तरीके से ये इसका क्लॉज हो जाता है। ठीक है, फाइज़र की यहाँ पे बात करें तो फाइज़र क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, फाइज़र अलॉन्ग विद द जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम क्या है, बायो एनटेक। ठीक है, बायो एनटेक के द्वारा बनाई गई है। अब ये इसके साथ क्या दिक्कत है कि अगर ये हमें इसका ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे स्टेट में ले जाना है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर हमको चाहिए होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा लो टेम्परेचर ट्रांजेक्शन और जो इसका स्टोरेज है उसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें इसके साथ है। देन पुलिस विजिट इंटिमिडेशन रिसेंट में थ्रेट टू फ्री स्पीच, तो ये से रिलेटेड है व्हाट्सएप से। ठीक है, व्हाट्सएप जो इशू है, तो एक बार वो हमारे एडिटोरियल पेज पे तो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। यूट्यूब हेल्ड फॉर ट्राइंग डॉग टू बैलून्स टू मेक इट फ्लाई अवे। ब्लैक फंगस डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक इन दिल्ली। ठीक है, तो ब्लैक फंगस को कल थर्सडे को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है दिल्ली में, क्योंकि इसके केसेस जो थे हमारी नेशनल कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहे थे। एंड अनिल बैजल जो है वहाँ के गवर्नर ने, उन्होंने ये रेगुलेशंस लाए हैं अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट टू कंटेन एंड मैनेज केसेस ऑफ द डेडली म्यूकोरमाइकोसिस। कौन सी इसके लिए जो ड्रग है, डोज है, वो यूज़ हो रही है, वो आप बता सकते हो। तो ये आपको मतलब यहाँ पे एपिडेमिक, पैंडमिक और एंडेमिक के बारे में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। मेनली आपको कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं होगा पता, तो ब्रीफली मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जो एपिडेमिक होता है वो WHO ने उसको एक्सप्लेन किया है कि एपिडेमिक मतलब क्या हो गया, रीजनल आउटब्रेक। ठीक है, रीजनल आउटब्रेक, जो कोई भी मतलब इलनेस होती है जो अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे स्प्रेड हो जा रही है, तो कहीं पे अचानक से जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं डिज़ीज़ के, वो नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब जितनी उस एरिया की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हो गए, तो उस वाली स्थिति में यहाँ पे क्या बोला जाता है, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक ये हो गया। और जैसे जीका वायरस था, चिकनगुनिया या फिर जो डेंगू फीवर है, तो ये भी एक आउटब्रेक ही थे, मतलब जीका वायरस के। इस आउटब्रेक मतलब क्या होता है कि मतलब ये भी एपिडेमिक की तरह होता है, लेकिन ये यूज़ होता है जो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के लिए। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ये आउटब्रेक हुआ है, तो मतलब आप पर्टिकुलर अपने कॉलोनी में भी बोल सकते हो आउटब्रेक, है ना, तो ये सब क्लस्टर में बोल सकते हो। पैंडमिक मतलब क्या होता है, पैंडमिक
पैंडमिक रेफर्स टू एन एपिडेमिक दैट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। अब ये जो एपिडेमिक है ये कल को चला गया यूके, यूएसए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, है ना, दूसरे कॉन्टिनेंट, यूरोप, यूरेशिया, मतलब सब सारी जगह चला जाएगा ये, तो तब इसको क्या बोलेंगे, पैंडमिक बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो पैंडमिक इज़ नॉट अ वर्ड टू यूज़ लाइटली और केयरलेसली। ये वार्न किया था जो डॉक्टर टेड्रोस है ना, WHO के डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने पहले बोला था कि नहीं, कोरोना वायरस को नहीं घोषित करना है पैंडमिक, बिकॉज इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन जब हुआ तो फिर डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। तो पैंडमिक मतलब तब घोषित किया जाता है किसी डिजीज़ को जब पता चल जाए कि यार ये तो मतलब अनस्टॉपेबल है या फिर अनकंटेनेबल है। ठीक है, अब एंडेमिक भी एक टर्म है, एंडेमिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि टर्म जो कांस्टेंट प्रेजेंस होती है किसी डिजीज़ की, ठीक है, जो भी मतलब एक जोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पे कोई, जैसे चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स कंसीडर्ड एंडेमिक, है ना, यूके में उसको एंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। अब मलेरिया जैसे एंडेमिक नहीं है, तो ये सारे हैं। अब एक होता है हाइपर एंडेमिक। ठीक है, हाइपर एंडेमिक मतलब क्या होता है, जो जिसके हायर लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवलेंस होते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में। अब एक और टर्मोलॉजी आजकल न्यूज़ में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो WHO ने क्या बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, पैंडेमिक को इन्फोडेमिक भी बोल दिया है। ठीक है, इन्फोडेमिक। तो अब ये क्यों बोला है, क्योंकि अब कोविड-19 जब से हुआ है ये एक ऐसा पहला पैंडेमिक है हिस्ट्री में जहाँ पे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मैसिव स्केल पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वाइड स्प्रेड जो हेल्थ र्यूमर्स हैं वो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब हमारी मतलब नेबरहुड में एक आंटी जी हैं, तो वो मतलब शी वाज़ वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा अपने फिटनेस का वो ध्यान देने वाली, और सुबह वो उनके 5 साढ़े 6 तक सारे काम भी कंप्लीट हो जाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फीवर हुआ, मतलब जो जैसे वायरल फीवर भी चले हुए हैं ना आजकल के, एक दिन आ रहा है फिर दूसरे दिन नॉर्मल हो जा रहे हैं लोग, तो वो वाले फीवर आया था। लेकिन किसी ने व्हाट्सएप में न्यूज़ भेजी थी, मतलब ऐसे ही कि नींबू नाक में डालो और ये डालो वैसे डालो, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऐसा किया व्हाट्सएप से और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मतलब अभी आई होप कि सब नॉर्मल हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक मतलब क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन का एक ओवर एबुडेंस हो गया है ना, कि इन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आइडेंटिफाई करना कि क्या ट्रुथफुल न्यूज़ है, क्या ट्रस्टवर्दी सोर्स है, और कि मतलब क्या ये मतलब मिसलीडिंग है, कौन सी फॉल्स है। तो ये सब जब हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपने देखा होगा किस किस तरह के लोग वीडियो बना के मतलब अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब फेक चीज़ें कुछ जिनकी कोई वैल्यू मतलब है नहीं, और जानते हुए भी मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, अजीब सी हरकतें, इलॉजिकल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे यही बोला गया है कि जब भी मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पब्लिश कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसको रीशेयर कर रहे हो, और कुछ लोग बिना जांच पड़ताल किए इसको ऐसा करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कि जैसे हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, आप रोज़ अपने हैंड वॉश कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइजीन क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, कि कोई भी आपको फैक्ट आ रहा है तो उसको पता करो कि ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है या नहीं, उसको डबल चेक करो। ठीक है, डबल चेक, फैक्ट चेक कर सकते हो किसी वेबसाइट से, अगर नहीं पता चल पा रहा है तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन उस पर्टिकुलर इशू में ले सकते हैं। रैशनल थिंकिंग आपको लगानी होगी, अप्लाइंग दीज आइडियाज़ बिफोर शेयरिंग द सेम, है ना। तो ये सब है, और हेजिटेंसी जो डेट वैक्सीन हेजिटेंसी है तो उससे रिलेटेड नहीं कुछ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया एब्सटेन्स ऑन UNHRC रेजोल्यूशन प्रपोजिंग प्रोब इन गाज़ा वायलेंस। तो यहाँ पे दिल्ली ने मतलब एब्सटेन कर लिया अपने को, किससे, जो UN ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो उन्होंने एक प्रपोजल यहाँ पे रखा था कि कमीशन को इंक्वायरी करनी है इनटू वायलेशन सराउंडिंग द लेटेस्ट वायलेशन जो गाज़ा में हुआ था, बट ऑल्सो ऑफ सिस्टमेटिक अब्यूज़ इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड इनसाइड इसराइल। ठीक है, तो ये 13 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने भी ज्वाइन किया, बट हु एब्सटेन विद इन 24 वोटिंग इन फेवर और 9 अगेंस्ट में हुई। रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन जिनेवा। तो इंडिया ने ड्रॉप किया जो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज। ठीक है, अब देखो हमारा जो मतलब एक तरीके से जो अप्रोच है वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स इसराइल। पहले जो था हम पैलेस्टीनियन पे ज़्यादा फोकस करते थे,
तो यहाँ पे ये कि विच यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टेटमेंट इन द पास्ट, दिस सिग्नल्स अ स्लाइट न्यूसेंस शिफ्ट अवे फ्रॉम पैलेस्टीनियन एंड टुवर्ड्स इजराइल, है ना। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल on May 16, the statement had said, I reiterate India's strong support to just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution। तो ये इन्होंने बोला है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे अभी यूएनएचआरसी के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या है और कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो अदर कंट्रीज़ की बात करें कि कौन इससे मतलब अपने को अब्सटेन रखा, तो फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नेदरलैंड, पोलैंड, साउथ कोरिया। एंड जिन्होंने फेवर में वोट किया तो वो कौन थे, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, रशिया, वाइल जर्मनी एंड द यूके, ऑस्ट्रेलिया अमंग अदर्स वोटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। अब यूएनएचआरसी में मतलब जेनेवा में थर्सडे को इंडिया ने ये बोला कि हम जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के वेलकम करते हैं उनको। रीजनल कंट्रीज हैव रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग अ सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड आर्म्ड ग्रुप्स इन गाज़ा। जैसे वो इजिप्ट का मतलब हम इजिप्ट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीज़ फायर के लिए उनका काफ़ी अहम रोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सॉरी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो ये क्या है, एक ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, और ये रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए अराउंड द वर्ल्ड। अब ये क्रिएट की गई थी उनगा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी, यूएनएचआरसी को किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, उनगा के द्वारा, UNGA उनगा के द्वारा 2006 में, ठीक है। और ये रिप्लेस्ड किया था इसको, फॉर्मर जो यूनाइटेड नेशन कमीशंस था ऑन ह्यूमन राइट उसको रिप्लेस किया था। अब इसका जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये इसको इसका सेक्रेटरीट बोला जाता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, ठीक है, जो हेडक्वार्टर्ड है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। 47 जो है इसके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट हैं जो इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से और 3 साल के लिए इनका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इंडिया को इलेक्टेड किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 1 जनवरी 2019 में। और इनके अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें मतलब जितने भी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होते हैं, यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, और ठीक है, तो यही सब चीज़ें अभी जैसे श्रीलंका में भी वायलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, या फिर उइगुर मुस्लिम्स है ना चाइना में, तो वो सब एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और स्क्रूटनाइज करते हैं जो भी ग्रॉस वायलेशन हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो फ्राइडे ब्लॉकबस्टर यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर इज शेड्यूल टू मीट हिज यूएस काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है वहाँ के जो नेशनल एडवाइज़र हैं जेक सुवेलियन, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर की मेंबर्स, तो इनसे बातचीत करेंगे। एंड इन इट्स फर्स्ट विजिट बाय सीनियर इंडियन मिनिस्टर टू यूएस आफ्टर प्रेसिडेंट बाइडेन रिज्यूम। तो ये मतलब पहला कोई ऐसा है जब से बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है कि हमारे देश से कोई वहाँ पे विजिट करने गया। एक्सटेंडेड रन, गवर्नमेंट ने थर्सडे को एक्सटेंड किया है जो टेन्योर्स है, ठीक है, IBN रॉ चीफ्स का, तो अभी वो कंप्लीट होने वाला था उनका टेन्योर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जो है अरविंद कुमार एंड रॉ के सेक्रेटरी कौन है, समंत गोयल, वर कंप्लीटिंग देयर टेन्योर नेक्स्ट मंथ, तो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और Jaiswal was earlier speculated to be Goel's successor, however with the CBI director tenure being fixed for 2 years, he will be out of the contention। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट स्पीडी लॉन्च ऑफ सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट काफ़ी होपफुल है कि इसका स्पीडी लॉन्च हो जाए सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन की, इसमें सिंगल डोज ही लगेगी। एंड फास्ट ट्रैक जो है एप्लीकेशन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है कंट्री की वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, ओके। एंड बाकी इसमें यही है, इट वॉज डिस्कस इन द मीटिंग दैट रशिया हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस वैक्सीन एंड ट्रायल्स आर ऑन गोइंग इन अदर कंट्रीज़, तो ये बोला गया है इसमें। देन यहाँ पे ये जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑन SOS कॉल केरला टीम क्रॉसेज रिवर ट्रैक्स टू रीच ट्राइबल विलेज। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब एक SOS कॉल पे कोई बुलाने ही तो गया है, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है जो भवानी रिवर है, ठीक है, तो इनको पार करके, इस रिवर को पार करके ये लोग गए थे लोगों को बचाने के लिए। दूसरी बात ये कि अब पता चल गया कि भवानी रिवर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ से पता चल रही है वो क्या पता चल रही है कि ट्राइबल विलेज, ठीक है, ट्राइबल विलेज क्या है, अत्तापाड़ी, ठीक है, अत्तापाड़ी ये कौन सी जगह पे हो गया, केरल में।
पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, अत्तापाड़ी विलेज है। अब यहाँ पे देखो ट्राइबल्स के नाम भी दिए हैं, इरुला, मुदुगर एंड कुरुम्बा। कुरुम्बा है, देखते हैं क्या है, कुरुम्बा, यस, ठीक है। तो इरुला, मुदुगर, कुरुम्बा ट्राइब कहाँ है? तो सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के। अब मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ जो ये जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, मतलब सारी ट्राइबल के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं। देखो ये है अत्तापाड़ी, तो यहाँ पे दिया हुआ है इरुलर, कुरुम्बर, मुदुगर, ठीक है। तो अब हमें ऑलरेडी इसकी क्लैरिटी हो गई है जब हमने एक बार खुद से सर्च किया। अत्तापाड़ी यहाँ की है, बाकी की और भी हैं, ये सारे देख सकते हो, पर जो एटलीस्ट न्यूज़ में रहती हैं वो ज़रूर हमें पढ़ लेनी चाहिए एक बार। इरुलर, कुरुम्बर, मुदुगर, ये ट्राइब कहाँ की? केरल की, ठीक है। बाकी कासरगढ़ की से कोरागर, मराठी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन इन झारखंड, तो यहाँ पे भी देखो कांची रिवर के बारे में आया है, ठीक है। रांची झारखंड में है ये, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। देन इनहेंसिंग ईज ऑफ लिविंग, कीपिंग पेस विद टाइम, तो यहाँ पे ई फाइलिंग जो पोर्टल है वो स्टार्ट होगा 2.0 और 7 जून से ये होगा स्टार्ट। और इससे पहले ही आप मतलब क्या कर सकते हो, जो 1 और 6 जून के, 6 जून के बाद करना है या फिर 1 जून से पहले पहले आपको कुछ भी फाइलिंग अगर करनी है, सबमिट करना है कोई भी रिस्पॉन्स, तो पहले कर सकते हो। बाकी ये 7 जून से स्टार्ट होगा। इसमें ये यूज़र फ्रेंडली है एंड मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल है, ऑल न्यू मोबाइल ऐप, ईजी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है विद यूज़र मैनुअल्स एंड वीडियोज़, एंड क्या है, हेल्प डेस्क सपोर्ट, चैटबॉट, सब कुछ है यहाँ पे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा मतलब ये इनॉग्रेट इसका होगा, इनॉग्रेशन। देन तो ये लक्षद्वीप पॉलिसीज़ को ही रोल बैक करने पे बातचीत हो रही है। आपको पता होगा कि क्या इशू चल रहा है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन किया। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी पॉलिसीज़ का, जो भी इन्होंने पॉलिसीज़ जो कंट्रोवर्शियल प्रपोजल दिए थे, जैसे कि बीफ का बैन और जो पंचायत पोल है ना, वो क्या होने चाहिए, वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब उसमें क्या किया था, जो जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई करना है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी गोंडा एक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी विद पावर्स टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट प्रपोजल, तो इस वजह से यहाँ पे इशू चल रहा है। एक बार लक्षद्वीप की लोकेशन भी हम देख लेंगे, लक्षद्वीप कलेक्टर पीपल विद वैसे आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, बाद में अभी देखेंगे जब टाइम मिलेगा थोड़ा। मेक इट अ लेस टेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पे पैंडेमिक के बीच में यहाँ पे बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी मस्ट हैव अ फ्लेक्सिबल आउटलुक ऑन स्कूल एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखने को हमें मतलब अभी काफ़ी सिचुएशन अभी बिल्कुल ओपैक है, पता नहीं चल पा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से मतलब कैसे रिजल्ट निकलेंगे बच्चों के, क्या होगा फ्यूचर। सो 14 लाख जो स्टूडेंट्स हैं अभी वेट कर रहे हैं ईयर एंड एग्ज़ाम्स का, और उनके एकेडमिक और करियर प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये जो ईयर है। 2 लाख अमॉन्ग देम हैव कन्फर्म्ड ऑफर्स ऑफ एडमिशन, कि उनको फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफर भी आ गए हैं, बट उनके पास अभी भी कोई भी ईयर एंड सर्टिफिकेट नहीं है ना, अभी आएगा तो उसमें टाइम लगेगा। एजुकेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड हैव हैड टू स्टेप, तो कोविड केसेस की वजह से सारा एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो गया, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाई बंद हो गई, एंड दिस ब्रेक हैज़ लेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स जो रिमोट लर्निंग है, तो उस पर फोकस कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे बातें की गई हैं कि स्कूल लर्निंग स्पेशली जो गेटवे एग्ज़ाम है स्कूल यूनिवर्सिटी, तो ये सब प्रोसीजर में प्लान मतलब चेंजेस आ रहे हैं। एंड with the increasing standardization over the years, stakes related to board examination have increased, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर और ज़्यादा हम डिले करेंगे एग्ज़ाम के प्रपोजल से रिलेटेड तो स्टूडेंट की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो उससे इफ़ेक्ट होगी। और ये एक चैलेंज है स्कूल बोर्ड्स टू रिवर्क एवेल्यूशन सिस्टम, कि आपको एवेल्यूशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और वी आर सपोज टू अलाइन आवर सिस्टम विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 2022 से मतलब ये होपफुली कि इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाए। लेकिन ये बोला गया है कि कुछ जो प्रोसेस है कुड हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू आवर लर्निंग एंड असेसमेंट स्पेसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और द एरियाज ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू प्रिडिक्टेड स्कोर्स कैन ओनली बी यूज्ड एज इमरजेंसी मेजर, मतलब ये बोला गया है कि कुछ इमरजेंसी मेजर के लिए ही जो प्रिडिक्टेड स्कोर है उनको कंसीडर करना चाहिए। बाकी दिस इज़ द ओनली रिकॉर्ड्स इफ एग्जामिनेशन आर कैंसल्ड, मतलब जब कैंसल्ड ही हो जाए तब आप उसके बेसिस पे करो, जो उन्होंने पहले के
दिए हैं कुछ एग्ज़ाम या फिर कुछ भी है, दिस सिचुएशन डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, है ना, इसका कोई भी अभी परफेक्ट ऐसे सोल्यूशन तो नहीं है। एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स परमानेंट चेंजेस, तो हमें एग्ज़ाम बेस्ड जो सिस्टम है उसी में ही परमानेंट चेंजेस लाने होंगे। कोर्स वर्क फॉर डिफरेंट लेवल्स विल नीड टू बी फ्रेम्ड एंड टाइमिंग्स एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स रिसोर्सेज एंड टीचर। तो ये सब चीज़ें हैं, एक पूरी तरीके से असेसमेंट होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट इशू है, मतलब स्टूडेंट को किस तरीके से एसेस करना है, एवेल्यूशन कैसा करना है, तो उन सब चीज़ों पे भी बातें होंगी। ठीक है, ऑफलाइन मेथड पे ही हम रिलाई करते थे, तो ऑनलाइन मेथड के लिए क्या क्या और एवेल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से करने हैं कंडक्ट, तो यही सब पूरा ऑथर ने लिखा हुआ है। नीड टू वर्क स्विफ्टली टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन अप्लाइंग फॉर, मतलब अभी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं फॉरेन की, तो उन्होंने ऑलरेडी बिना किसी एग्ज़ाम के उनको मतलब ग्रांट भी किया है कि आप यहाँ पे आ सकते हो। कनाडा, यूएसए, यूके हैव गिवन ऑफर, है ना, तो उनको मतलब बिना किसी रिक्वायरमेंट और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए उनको क्लास 12 का सर्टिफिकेट वैलिडेट करना है, जो बोर्ड के द्वारा वैलिडेटेड होगा, और वही उनको प्रेजेंट करके एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे जब तक वो ही उनको नहीं मिल पाएगा सर्टिफिकेट, है ना, तो कुछ का यही बोला गया है कि आप मतलब उनको एक ये ऑप्शन भी दे सकते हो बच्चों को कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद उनके लिए वो जो एग्ज़ाम है बोर्ड का एग्ज़ाम तब वो कंडक्ट कर ले, है ना, तो ये सब भी है। दोज वांटिंग टू फॉलो कैरियर पाथ्स दैट रिक्वायर टर्म एंड एवोल्यूशन, है ना, तो बाद में वो कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए एटलीस्ट उनको क्या करें, असेसमेंट के साथ उनको आगे भेज देना चाहिए, तो यही सब बातें हैं। देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स, तो ये बिग टेक प्लेइंग एडिटर उसी से रिलेटेड है, व्हाट्सएप से रिलेटेड। व्हाट्सएप फेसबुक ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए, इन्होंने चैलेंज किया जो ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन था इन द न्यू रूल्स ऑन ग्राउंड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम वुड इन्फ्रिंज, कि इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो इंडिविजुअल के जो राइट्स है, राइट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको क्या करता है, और प्रिवेसी वायलेट करता है। तो यही सब बोला गया है इसमें कि मतलब इसमें मेन वो पता होना चाहिए कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट क्या है 2000 का, तो वो क्या बोलता है, जो इंटरमीडिएटरी होंगे वो लीगली लाइबल नहीं होंगे, ठीक है, फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन और डेटा और कम्युनिकेशन लिंक जो भी अवेलेबल हुआ है उस प्लेटफॉर्म में। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनके जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उन्होंने प्रोवाइड की है, ठीक है, तो ये है, तो ये सब है। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन और ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रेसेबिलिटी तो मतलब जब आपका कोई ओरिजिनेटर के बारे में पता चल गया हो कि ये जो मैसेज है पर्टिकुलर ये किसने किसको भेजा है उसके बारे में पता चल गया। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वो मतलब आपके हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि नो बडी अदर देन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू कैन नो दैट यू आर सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज, है ना, तो आपके और आपके जिससे आप बात कर रहे हो उसी के बीच में वो रहेगा। अरेस्ट दिस स्लाइड गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड मोर डायरेक्ट मॉनेटरी हेल्प टू पुअर, एक्सटेंड स्कीम फॉर कोलेट्रल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर हमको और बेहतर तरीके से मतलब बात करें हम जो लाइवलीहुड है ना, लोगों की वीकर सेक्शन की इकोनॉमी में, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे कर सकते हैं, इसको रिवाइव कर सकते हैं। और की क्वेश्चन ये है कि अभी इकोनॉमी जो फेस कर रही है कि जो डिफिसिट है, डिमांड डिफिसिट, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, और बिजनेसेस किस तरीके से कंटिन्यू होंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे हम दोबारा से करवाएंगे, है ना, क्योंकि जो कंज्यूमर जो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अब जब कंज्यूमर डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाकी और चीज़ें भी डिसरप्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब कंज्यूमर डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो इनकम है वो इनफ नहीं है, ठीक है, अब इनकम नहीं होगी तो वो कुछ खरीदेंगे भी नहीं, तो यही सब है। एक तरीके से विशियस साइकिल है जो बहुत ज़्यादा ही वर्स होती जा रही है। पेस ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो और ज़्यादा रैंप अप करना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि बिजनेसेस जो है रिज्यूम हो जाएं। एंड ओनली वन इकोनॉमिक एंटिटी, ठीक है, एक ही इकोनॉमिक एंटिटी है जो इसको सबको ठीक कर सकती है, वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को एक एडिशनल डायरेक्ट मॉनेटरी हेल्प देनी चाहिए पुअर की, और इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए कोलेट्रल फ्री लोन्स में, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देना चाहिए, जैसे एज कोटेक हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड, ठीक है, तो ये है। इफिशियंसी वर्सेस डिग्निटी, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर जस्टिस सिस्टम कैन रिप्लिकेट कास्ट बायस वायलेट प्रिवेसी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक जस्टिस सिस्टम के लिए सेंट्रलाइज डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार गो थ्रू कर लेना। बिग स्क्रीन स्मॉल विजन, तो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि कुछ
फैक्ट दिए हुए हैं। 1951 में जो एस के पाटिल कमेटी थी, उन्होंने एक स्टडी की थी सिनेमा की सिचुएशन क्या है कंट्री में, और काफ़ी सारे प्रपोजल उन्होंने दिए थे सिग्निफिकेंट, जिसने टेक्निकल और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के वो इम्प्रूव किए थे। उसी के बाद से क्या बना था, एक इंस्टीट्यूट एंड एनुअल इंटरनल फिल्म फेस्टिवल एंड फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड नेशनल फिल्म आर्काइव एंड नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो थे, ये सारे कुछ बेसिक जो थे मेजर थे, है ना, जो रिकमेंड किए गए थे। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो एक ये न्यू अवतार है ऑफ द ओल्ड फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो 1979 में सेटअप किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। लेकिन ये भी मिस मैनेजमेंट की वजह से जूझ रहा था बहुत वैसे तरीके से। यहाँ पे ये बोला गया कि ये मतलब जब भी हमारी कंट्री में अगर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, तो जनरली या फिर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन रहता है, या फिर जो अथॉरिटीज़ रहती है, या फिर पब्लिक है, तो वो सिनेमा को बिल्कुल सिंपली देखते हैं, वैरायटी एंटरटेनमेंट देखते हैं कि मतलब बस ये एक एंटरटेनमेंट है। एज दोज हु ट्रीट इज आर्टिस्ट, जो उसको मतलब एक तरीके से आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन है, वो उनकी जो संख्या है बहुत कम है, ठीक है। स्मॉल माइनॉरिटी ही उनको देखती है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा बाकी सबको लगता है कि नहीं, ऐसे ही है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन में इनका कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ओपिनियन डज नॉट काउंट, है ना, देयर ओपिनियन डज नॉट काउंट व्हेन पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। इट इज़ हार्डली realize that the insertion of warnings and cautions and also those insufferable videos interfere with the viewers। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है नॉट मिल्क एंड हनी, तो ये भी हनी और मिल्क मतलब किस तरीके से हमारे जो डेयरी फार्मर्स है वो बताया था अभी भी कि उनकी सिचुएशन थोड़ा ख़राब है। लेवल ऑफ फाइनेंस थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मिल्क प्रोड्यूसर फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड लिवलीहुड क्राइसिस एंड क्लोजर ऑफ शॉप्स क्योंकि हो गई थी, है ना, तो डिमांड कट डाउन हो गया था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का, वाइल सीवियर शॉर्टेज ऑफ फॉडर की भी शॉर्टेज हो गई थी, कैटल को फीड नहीं कर पा रहे थे। फर्दर प्राइवेट जो वेटरनरी सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी कोविड-19 की वजह से, तो इसमें काफ़ी सारे जो मिल्क एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो गई थी। डेयरी फार्मर्स को जो थी मतलब स्टेबल मार्केट और रिम्यूनरेटिव प्राइस की ज़रूरत थी, है ना, लेकिन ये भी नहीं हो पाया लिक्विड मिल्क के लिए। दूसरा ये था इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ फॉडर एंड कैटल फीड एट अ रीजनेबल प्राइसेस, ये नहीं हो पाया। गिवन दैट द स्टेट ऑफ डेयरी फार्मर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। तो कहीं पे भी अगर आपको सही करना है कुछ, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का जो है मेजर प्रोग्राम भी चलाया गया है ना, ये उससे भी ज़्यादा कुछ लाभ नहीं। तो यही बताया कि पैंडमिक ने एक एक्सक्यूज़ दिया है, टारगेट नॉट बीइंग मेड, जो भी टारगेट थे वो नहीं मैच हो पा रहे हैं, प्रोग्राम्स नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड द बजटरी एलोकेशन नॉट यूटिलाइज्ड। पोस्ट कोविड पुट पीपल फर्स्ट, तो यहाँ पे जो न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज आर नीडेड टू मिटिगेट ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ, तो यही बोला गया है कि लोगों को मतलब क्या है, ज़्यादा फोकस जो है लोगों पे होना चाहिए। जब भी हम इससे रिवाइव कर लेंगे, तो मैंने पढ़ा था एक बार, आप देख लेना इसको, आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो, एक ही वन टाइम रीड मतलब आप कर सकते हो इसको, ठीक है। थाउजेंड्स इवैक्यूएट अमिड वॉल्केनो थ्रेट, तो ये सिटी ऑफ गोमा कहाँ पे, कॉन्गो में, और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट नियारगो में, ठीक है। यूनाइटेड राइट्स, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यूनाइटेड राइट्स जो हैं इनके चीफ, तो ये करना चाहते हैं वहाँ पे प्रोब कि किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पे करें, एंड स्पेशल सेशन टू डिस्कस द ग्रेव ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन गाजा, वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम, ओके। अब ये पीएनबी के फ्रॉड में ये थे मेहुल चौकसी, है ना, तो इनको इससे रिलेटेड जो है एक इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल न्यूज़ में रहता है क्योंकि अभी येलो नोटिस जो था इशू किया अगेंस्ट हिम, ठीक है, एंड हु हैड रिसेंटली फ्लेड फ्रॉम एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो अभी ये भी बोला गया है कि इनकी जो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो ये अगर कहीं से मतलब लाया भी जाता है तो एंटीगुआ ही जाएगा। चौकसी हैड बीन लिविंग इन एंटीगुआ एंड बारबुडा सिंस 2018। आफ्टर टेकिंग द सिटीजनशिप ही हैज़ वांटेड इन 13,500 करोड़ लोन फ्रॉड इन पंजाब नेशनल बैंक। एंड इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल
पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटर 194 मेंबर्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 1923 में फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन एंड स्टार्टेड कॉलिंग इटसेल्फ इंटर 1956 में। इंडिया ने 1949 में ज्वाइन किया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंडिया, ठीक है। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो देखो इंटरपोल के नोटिस क्या होते हैं। रेड नोटिस जब वांटेड पर्सन के लिए जाता है, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए जाता है, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस रिलीज होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड स्पेशल नोटिस ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सब इससे लिया गया है, तो ये है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जानना, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज़, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था। जर्दालू, मैंगो, कटरानी राइस एंड माघी पान आर जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो क्या ये बिहार के हैं या झारखंड के हैं या फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश के। मेघधातु मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे प्रपोज हुआ है टू बी कंस्ट्रक्टेड और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। तो कावेरी, यमुना, कृष्णा, गोदावरी। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड